लास्ट क्लास वाला थोड़ा रिवाइज करा के आगे बढ़ रहा हूँ। वेक्टर्स की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आता है। जैसे आप अपने रूम में देखेंगे, रूम में अगर आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है कि एक ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर, एक कॉर्नर आपका इधर वाला पकड़ लो, लेफ़्ट वाला कॉर्नर। उस कॉर्नर में ये वाली जो आपकी तरफ लाइन आ रही है एक्स एक्सिस, जो इधर जा रही है वाई एक्सिस, और जो ऊपर जा रही है जेड एक्सिस, हाइट जो होगी एक्स वाई जेड। हम आगे जाते हैं तो इस रूम के साथ में एक दूसरा रूम उधर चालू हो जाता है, इस रूम के साथ में उधर दूसरा रूम है, ठीक है। तो इधर x प्लस, तो उधर x माइनस का ले लेता हूँ। जो ये वाला रूम आया, इसके साथ दूसरा रूम आया, उसके उधर इधर की तरफ आते तो मान लो एक और रूम बना हुआ है माइनस वाई, इस रूम के इधर एक और रूम, और ये दोनों रूम आपस में कनेक्टेड हैं। 4 रूम आपस में ऐसे बने हुए हैं, 4 रूम। समझ में आ रही चीज़? क्लियर है बेटा? 4 रूम आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो 4 रूम हो गए 4 क्वाड्रेंट। और वैसे ही 4 रूम नीचे बने होंगे तो वो 4 नीचे हो जाएंगे, 4 ऊपर, तो बन जाते हैं ऑक्टेंट। क्या बनते हैं? ऑक्टेंट्स। ठीक है। एक्स वाई जेड, ऊपर वाले चारों में जेड ऊपर है पॉजिटिव, नीचे जेड आ गया तो नेगेटिव, तो ऊपर वाले चारों में जेड पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिल्कुल जस्ट नीचे फिफ्थ क्वाड्रेंट होगा, इसलिए ये सिंबल सेम रहेंगे, प्लस प्लस। इन नीचे वाले चारों क्वाड्रेंट में, ऑक्टेंट में, जेड नेगेटिव आएगा। सेकंड के जस्ट नीचे सिक्स्थ होगा, माइनस प्लस। इसके जस्ट नीचे सेवन्थ होगा, माइनस माइनस। और फोर्थ के जस्ट नीचे बिल्कुल एट्थ होगा, प्लस माइनस। तो ये आपके साइन से पता लगता है कि आप कौन से ऑक्टेंट में हैं, मतलब कौन से खाने में आप हैं। ठीक है जी। जैसे 3 - 2 3 आया तो कौन सा ऑक्टेंट होगा? कौन सा होगा ये? फोर्थ। तो इस तरीके से पॉइंट से पता लग जाएगा कौन से ऑक्टेंट में है। अब बात करता हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंदर वेक्टर के अंदर व्हाट इज़ वेक्टर। ये मैं मिटा रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था। मान लो एक पॉइंट है ए, x1 y1 z1, जैसे ये पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट। अब मुझे इसका वेक्टर निकालना है ओरिजिन से। वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है कि ओरिजिन से किस तरफ हो आप, ओरिजिन किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ओ ए वेक्टर कुछ नहीं होता, वेक्टर एक नोटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, पॉइंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट कराना है। कैसे जी? x1 के साथ लगा देंगे आप आई कैप, प्लस करके y1 के साथ लगा लोगे जे कैप, और z1 के साथ लगा लोगे के कैप। तो ये जो पॉइंट है इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओरिजिन से किस पोजीशन पे है। ठीक है जी। यहाँ पे आई जे के क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, ये होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है जी। एक पॉइंट मान लो बी है, x2 y2 z2, तो ये आएगा हमारा ओ बी वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। और अगर मेरे को ए से बी जाना है तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? जब 2 पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर होता है तो सेकंड माइनस फर्स्ट करा जाता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो माइनस करने के बाद आएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वैक्टर इक्वल्स टू व्हाट? ओ बी माइनस ओ ए। सोल्व करके यही आएगा। क्लियर है जी? तो दिस इज व्हाट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, पहली चीज़।
दूसरा आता है इसमें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ होती है। मैग्नीट्यूड इज व्हाट? लेंथ। जैसे मेरे को ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड निकालना है सॉरी ओ बी का, ओ ए का, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये लेंथ आई ए की ओरिजिन से, दिस लेंथ इज कॉल्ड ओ ए मैग्नीट्यूड। ओ बी का मैग्नीट्यूड है, ओरिजिन से बी की जो लेंथ आएगी ओ बी मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। और ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए से बी की लेंथ आएगी, वो आएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो ये हमारा वही डिस्टेंस फार्मूला बन गया, ठीक है, जो हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, वो यूनिट वेक्टर। फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं बेटा? मान लो ये एक वेक्टर है ए, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो ए का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो होगा ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगी होती है, जिसके ऊपर कैप लगी होगी वो यूनिट वेक्टर होगा, जिसके ऊपर एरो लगी वो वेक्टर है, जिसके ऊपर कैप है वो यूनिट वेक्टर है। तो मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है ए का, तो सीधा तरीका है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। अलग अलग कर दूंगा, x1 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर आई कैप, y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर j कैप, z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर k कैप। ठीक है जी, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकलेगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखना, 1 आएगा, कभी भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। यस सर। इसमें फिर लास्ट क्लास में बताया था डी आर एंड डी सी। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो और डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, मान लो एक वेक्टर है ए, ये बना रहा है एंगल अल्फा बीटा और गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के साथ एंगल बनाता है, उन एंगल को रिप्रेजेंट कराते हैं अल्फा बीटा गामा से। तो इन अल्फा बीटा गामा की कोस से जो वैल्यू आएगी, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की जो वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं हम क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। और जो ये वेक्टर आता है, इस वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं x1 y1 z1, इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज या स्केलर कंपोनेंट। ठीक है बेटा, ठीक है जी। यस। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम L से रिप्रेजेंट कराते हैं कोस अल्फा की वैल्यू, M से रिप्रेजेंट कराएंगे कोस बीटा की, और N से रिप्रेजेंट कराएंगे कोस गामा की वैल्यू को। तो स्पेशली L, M और N का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। L क्या होता है? कोस अल्फा को सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो L हो जाएगा, कोस बीटा को जो सोल्व करके वैल्यू वो M आ जाएगा, कोस गामा को जो सोल्व करके वैल्यू आएगी वो N आ जाएगा। तो L, M, N आर व्हाट?
डायरेक्शन कोसाइंस, मेनली LMN को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं आप कैसे, एंगल दे रखा होगा अल्फा बीटा गामा, तो कोस अल्फा की वैल्यू कोस बीटा की कोस गामा की वैल्यू जाएगी और डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। बट अगर आपको एंगल नहीं दे रखा, मान लो वेक्टर दे रखा ये, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक मेथड तो ये होता है और एक मेथड होता है वेक्टर से। वेक्टर दे रखा है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। x1 अपॉन मैग्नीट्यूड, y1 अपॉन मैग्नीट्यूड, और z1 अपॉन मैग्नीट्यूड। ये सोल्व करके भी आप क्या निकाल सकते हो बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक मेथड ये होता है जब एंगल दे रखे होंगे और अगर वेक्टर दे रखा तो इससे आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। ठीक है, और इनको अगर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के रखोगे इक्वल, तो आप अल्फा बीटा और गामा भी फाइंड कर लोगे। अगर आपको एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ, जेड एक्सिस के साथ, तो इसको इसके इक्वल रखा अल्फा आ गया, इसको इसके इक्वल रखा बीटा आ गया, इसको इसके साथ रखा इक्वल रखा जेड गामा आ गया। तो अल्फा बीटा गामा आप निकाल लोगे तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, एंगल्स होंगे विद एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब एक चीज़ देखो, जो यूनिट वेक्टर है दिस इज व्हाट L, दिस इज वाई M और दिस इज N। सो ऑलवेज बी रिमेंबर, जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें ऑटोमेटिकली L M और N आ जाते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर गिव्स इट्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑलवेज, ये ध्यान रखना है, चेक कर लीजिए इसको। ये L के इक्वल है, जब भी आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे ऑटोमेटिकली उसमें डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? yes, तो नोट ध्यान रखेंगे, पहला LMN डायरेक्शन कोसाइंस है, LMN क्या है R डायरेक्शन कोसाइंस, और x1 y1 z1 क्या है डायरेक्शन रेशियोज। तो ध्यान रखेंगे L अपॉन x1 इक्वल होता है M अपॉन y1 के, इक्वल होता है N अपॉन z1 के, या x1 अपॉन L, y1 अपॉन M और z1 अपॉन N, ये इक्वल होता है। दूसरा नोट ध्यान रखना, L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, बिकॉज ये हमारा यूनिट वेक्टर में होते हैं LMN, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ये दो नोट ध्यान रखना आप। ठीक है जी, ओहो सेक्शन फॉर्मूला है बेटा, थोड़ा सा ये रिवाइज कराता हूँ। मान लो एक ए वेक्टर है हमारा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और बी वेक्टर है हमारा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। सी डिवाइड कर रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पहले पार्ट में इंटरनली, तो सी वेक्टर आ जाएगा बेटा M1 और M2 के रेशियो में M1 बी वेक्टर प्लस M2 ए वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, एक्सटर्नली में माइनस आ जाएगा बीच में, और अगर सी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो सी आएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। एक मेथड तो ये है रेशियो का। दूसरा, अगर मैं इनको पॉइंट ले लेता हूँ, ए पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, बी ले लिया x2 y2 z2, सी डिवाइड कर रहा है ए बी को M1:M2 के रेशियो में इंटरनली, तो वही आपका 11th वाला फॉर्म लग जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1
अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। एक्सटर्नली में बीच में माइनस आ जाएगा और नीचे भी m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। और अगर मिड पॉइंट है तो आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। क्लियर है जी? एक्सरसाइज करा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी मैग्नीट्यूड निकालना है, सेकंड एक्सरसाइज करनी है, फर्स्ट छोड़ देना। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड पता ही है जी कैसे निकालते, ऐसे इसका निकाल रहा हूँ मैं सीखा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सोल्व करके 1 आ जाएगा। क्लियर है? Yes. सेकंड क्वेश्चन है दो वेक्टर निकालने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। एक वेक्टर ए ले लेता हूँ 2i प्लस जे माइनस 2k। अब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन जो मर्जी हो, तो बी वेक्टर आप ले लो, क्या जो इसका मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए। तो मैं कोफिशिएंट को आगे पीछे लिख सकता हूँ, i प्लस 2j प्लस 2k, दोनों का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे सेम मिलेगा। ठीक है? Yes, sir. सेम डायरेक्शन में पैरेलल एक बात एक ही होती है, तो उस केस में ए वेक्टर ये ले लिया, मान लो 2y प्लस जे प्लस के। तो बी वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में लेना है, तो उसको यानी कि इसके पैरेलल लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको किसी से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। मान लो 3 से करा तो 6i प्लस 3j प्लस 3k। तो ये दो वेक्टर पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे। वेक्टर्स में ध्यान रखना, पैरेलल से सेम डायरेक्शन में ध्यान रखना। ये नोट जो बच्चे आज पहली क्लास में हैं, बाकी सभी नोट कर लेना। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं या सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है जी? तो ध्यान रखेंगे, दोनों वेक्टर को डिवाइड करके हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को हम वेक्टर्स में लैम्बडा से रिप्रेजेंट कराते हैं, या ए वेक्टर जो है लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर ये आ जाए तो दोनों वेक्टर पैरेलल भी होंगे, कोलिनियर भी, सेम डायरेक्शन में भी होंगे। क्लियर है? क्लियर है जी? Yes. फोर्थ क्वेश्चन है, कंपेयर करो, x की वैल्यू निकाल लो, 2 आएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, आपको इन दोनों को मिला के वेक्टर निकालना है। तो क्या बताया था, सेकंड माइनस फर्स्ट, b माइनस a, यानी कि -5 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 1j। सोल्व करके आया -7i प्लस 6j। ये वेक्टर फॉर्म आ गई और हमें स्केलर लिखना है, तो -7, 6 जो है स्केलर कंपोनेंट हो गया। ठीक है जी? ठीक है? Yes. तीनों को ऐड करना है, तीनों वेक्टर का सम निकालना है, तीनों को प्लस कर दोगे आप, हो जाएगा। Yes, sir. नोट करिए इसको, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है जी? तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, कर लोगे। Yes. 8th में भी क्या कहा, यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू की डायरेक्शन में। तो पहले पी और क्यू को मिला के पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। क्या होता है बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 4 माइनस 1 आई कैप, 5 माइनस 2 जे कैप, 6 माइनस 3 के कैप। तो पी क्यू वेक्टर आ गया बेटा हमारा 3i, 3j
3k। फिर इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड। आगे कर लोगे? हाँ जी, हो जाएगा। Yes. इसको देखिए जी, क्वेश्चन है राइट अ वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर, कुछ भी कह सकता है, 3i माइनस जे माइनस 2k। राइट अ वेक्टर पैरेलल टू i माइनस जे प्लस 3k हुज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट। तो फर्स्ट वाले पार्ट का जो है ये वेक्टर है, इसे ए ले लिया, मुझे इसके पैरेलल निकालना है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो दोनों का डिविडेंड कांस्टेंट आना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इसके पैरेलल निकालना है तो मैं इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं एक्सेप्ट 1। हालांकि 1 से भी कर सकते हैं, बट किसी भी कांस्टेंट से कर दो 1 को छोड़ के, चाहे वो +1 2 -2 3 -3 4 -4, किसी भी कांस्टेंट से मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वाले वेक्टर क्यों करते हो, हमें तो वो वाला निकालना बात एक ही है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं भाई, ए और बी। अच्छा ठीक है। तो 3 × 3 से इसको कर दिया, तो बी वेक्टर आया बेटा 9i माइनस 3j माइनस 6k। तो बी वेक्टर 3 टाइम ए के, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए। या किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, टू दैट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसके हमेशा पैरेलल होगा, ऑलवेज। ठीक है जी, ठीक है। Yes. अब इसको मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, तो यूनिट वेक्टर निकाल के जो वेक्टर आएगा वो भी इसके पैरेलल होगा। तो कोई भी आप वेक्टर निकाल लो जिसके पैरेलल निकालना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या इसको यूनिट वेक्टर निकाल के कोई भी आप वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि एक वेक्टर निकालना है इसके पैरेलल, बट मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए। जब किसी वेक्टर के पैरेलल निकालना है वेक्टर, तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि भाई पैरेलल भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड दिया हो ये वाला, कुछ भी मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, तो उस केस में आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे। उस केस में पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। जब मैग्नीट्यूड गिवन होता है और पैरेलल वेक्टर निकालना होता है, तो जिस वेक्टर के पैरेलल निकालना होगा उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल दोगे। पहले आप इसका क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। वन अपॉन रूट 11 i कैप j कैप रूट 11 k कैप, ये आया यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है वो इसके ऑटोमेटिकली पैरेलल है। ठीक है, लेकिन हमें वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7। तो जो भी यूनिट वेक्टर आएगा उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वेक्टर आ जाएगा 7 अपॉन रूट 11 i कैप, 7 अपॉन रूट 11 j कैप प्लस 21 अपॉन रूट 11 k कैप। तो ये जो वेक्टर आया वो इसके पैरेलल होगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम जो मैंने अभी करवाया उसका सेकंड क्वेश्चन। इसके डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन करवाया ऐसे ही है। पैरेलल कहता है, कोलिनियर कहता है, इन डायरेक्शन कहता है, सेम वैसे ही करेंगे। क्लियर है? ये शो करना है दोनों कोलिनियर है या नहीं है, तो दोनों को डिवाइड कर लो बेटा।
डिवाइड करेंगे आप, नीचे वाले में से कॉमन लोगे आप -2, इसको लिखा -2 कॉमन लेके, तो देखो जी साइन चेंज और 2 से डिवाइड हो गई आया। तो जी आपका कट के सोल्व करके कितना आया, -1/2 आया। दोनों को डिवाइड करके कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब दे आर पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो मैंने बताया था L क्या था बेटा, वेक्टर से x1/√ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। m क्या था, y1/√ऑफ दिस, और n क्या था, z1/√ऑफ दिस। ठीक है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये z1 यहाँ रख दो, सोल्व कर लो, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है जी। ऐसी डायरेक्शन कोसाइन निकालने ए से बी वेक्टर, यानी कि पहले आप ए बी वेक्टर निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करके -2i -4j और +4k। फिर आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, L, M और N बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है जी। Yes. और अगर आपको इक्वली इंक्लाइन दिखाना है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तब भी आप क्या निकालेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, L, M और N। अगर तीनों इक्वल आ गए तो कह देंगे दे आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन OX, OY एंड OZ एक्सिस। कोई डाउट बच्चों? No, sir. हाँ जी, ये M1, ये M2, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, इंटरनली फार्मूला लगा के आप निकाल लेंगे, P और Q है ये। ठीक है जी, तो इंटरनली वाले फार्मूला लगा लेना, इसमें एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगा लोगे वेक्टर का, हो जाएगा। Yes. ये नोट करना है या आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes. 15 हो गया, 16 क्वेश्चन। मिड पॉइंट निकालना है जी 16 क्वेश्चन में। अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है। पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस। ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का, ये सी का। आपको दिखाना है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कब होता है, जब पाइथागोरस सेटिस्फाई होती है। ए बी और सी, ये ए वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर है, तो पॉइंट हो जाएगा बेटा 3 -4 -4। बी आ जाएगा इससे 2 -1 1, और सी से आएगा 1 -3 -5। आप पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, -i +3j +5k। फिर आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ए बी की लेंथ निकाली, जो होगा √ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √35। यह है जी ए बी का मैग्नीट्यूड। फिर आप बी सी वेक्टर निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला आपने, √40 बनाया। फिर आप सी ए निकालोगे, सी ए सेकेंड माइनस फर्स्ट, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, √6 आया। ये 3 लेंथ आ गई, ए बी आ गई, बी सी आ गई, ए सी आ गई। राइट एंगल कब होता है, जब पाइथागोरस अप्लाई होती है। पाइथागोरस में क्या होती है, सबसे बड़े वाले को हाइपोटेन्यूस ले लेंगे। सबसे बड़ी वाली साइड है हमारी बी सी। हम
इसका स्क्वायर करके निकालेंगे 41 आया। फिर बाकी दो के स्क्वायर का सम यानी कि ए बी का स्क्वायर निकाला, सी ए का स्क्वायर निकाला, 35 + 6 41 आया यानी कि बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो पाइथागोरस सेटिस्फाइड हो रही है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जी, कुछ इस तरीके से है। 18th ए बी सी ये दे रखा है, ये फिगर है, चेक कर लो। ठीक है, तो आपने 10th में पढ़ा था, 9th में भी, अगर मैं ए से स्टार्ट होके सी पे जा रहा हूँ तो भी आई एम फॉलोइंग 2 पाथ। ए से बी गया, फिर बी से सी गया, या डायरेक्टली ए से सी गया। तो वेक्टर में क्या होता है, ए बी और बी सी का जो सम होगा वो हमेशा ए सी के इक्वल होगा वेक्टर्स में। क्लियर है? क्योंकि हम डायरेक्टली जा सी पे रहे हैं, चाहे तो मैं ऐसे जाऊं या मैं डायरेक्टली जाऊं। ठीक है जी, कोई डाउट? नो सर। अगर मैं ए सी को इधर लेके आता हूँ तो माइनस ए सी हो जाएगा 0 के इक्वल। और अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ तो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि वी नो डैट ए बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी ए वैक्टर। तो अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ये सी ए बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली कर रही है क्योंकि यही है, दूसरी कर रही है क्योंकि ये वाली है, तीसरी गलत होगी क्योंकि अगर पहली में सी ए है तो सी ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता। तो तीसरी हमारी जो होगी फोर्थ स्टेटमेंट होगी, नॉट ट्रू है। चौथी भी ठीक है क्योंकि अगर मैं बी सी को यहाँ पे माइनस करके लिखूँगा तो सी भी लिखूँगा मैं। ठीक है जी, क्लियर है? लास्ट वाला और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा ये बताना है कि दो वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है, तो ये कंडीशन होती है, बिल्कुल बताई थी मैंने आपको। लैम्डा हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 प्लस माइनस कुछ भी, तो ये भी ठीक है। जो दो वेक्टर हैं तो उनके जो कंपोनेंट है, ए के कंपोनेंट x1 y1 z1 होते हैं, बी के x2 y2 z2, उनके कंपोनेंट का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है, कोलिनियर या पैरेलल होती है। तो ये भी ट्रू है। द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ये ए के कंपोनेंट है और ये बी के हैं, तो ये भी ट्रू है। ये गलत होगी बिकॉज सेम डायरेक्शन नहीं कह सकते। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ज़रूरी नहीं है उनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन उनकी अलग भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है जी, मतलब जैसे ए बी वेक्टर है और बी ए वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल होते हैं बिकॉज उनके कंपोनेंट की रेशियो सेम होती है, बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि दो वेक्टर पैरेलल हो, और मैग्नीट्यूड भी हो सकता है दोनों का सेम आ जाए, जैसे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। तो जी ये नोट करिए 17 और 18 और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है विद एग्जांपल्स। ठीक है।